नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। और करते हैं खबरों की ओर। लोकसभा चुनाव के छठवें चरण में 14 सीटों पर वोटिंग चल रही है। सुबह 9 बजे से यानी कि 2 घंटे में 12.33% वोटिंग हुई है। सबसे ज्यादा अम्बेडकर नगर में 14.61% और सबसे कम फूलपुर में 7.45% वोटिंग हुई। भीषण गर्मी को देखते हुए सुबह से ही लोग मतदान केंद्रों पर वोट डालने पहुंच रही हैं, इसलिए मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें लगी हैं। सुल्तानपुर में मतदान केंद्रों पर वोटर्स के लिए पानी और ORS घोल की व्यवस्था की गई है। प्रयागराज में ईवीएम खराब हो गई है। अम्बेडकर नगर में 116 साल की बुजुर्ग महिला बग्घी से पोलिंग बूथ पर पहुंची और वोट डाला। आजमगढ़ से सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव ने आरोप लगाया कि प्रशासन बुजुर्ग वोटर्स को मतदान करने से रोक रहा है। यूपी में आज सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, प्रयागराज, अम्बेडकर नगर, शिवबस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, मछली शहर और भदोही में वोटिंग है और 162 कैंडिडेट्स मैदान में हैं। 2.70 करोड़ मतदाता इनकी किस्मत का फैसला करेंगे। 9वीं बार सांसद बनने के लिए मेनका गांधी सुल्तानपुर में मैदान में हैं। डुमरियागंज से जगदम्बिका पाल 5वीं बार सांसद बनने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। बाहुबली, राजा भैया और धनंजय सिंह और असर वाली सीटों पर भी वोटिंग है। धनंजय सिंह भाजपा के लिए चुनाव कैंपेन करते रहे। अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं सहयोगी घनश्याम। क्या स्थिति है? अब सुबह तो अच्छी खासी लोगों की लंबी कतारें लगी हुई थी और वोटिंग परसेंट भी देखें तो ठीक ठाक है, बाकी चरणों के जैसा ही है। कुछ सीटों पर फूलपुर जैसी सीट हुई, वहां पर जरूर कम है। क्या स्थिति है? कहां कैसे समीकरण बन रहा है? किन किन मुद्दों को लेकर लोग वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं? देखिए, अलग अलग जगहों पे दीपक अलग अलग बातें आ रही हैं। जिस तरीके से हमारे संवाददाता अलग अलग बूथ स्थल पे जाकर के लोगों का मन टटोलने की कोशिश कर रहे हैं, उससे तो साफ है कि 3 तरीके की बातें आ रही हैं। एक तो कोई विकास उकास की बात कर रहा है, स्थानीय मुद्दों की बात कर रहा है, कई लोग हैं राष्ट्रीय मुद्दों की बात कर रहे हैं, और कई ऐसे वोटर है, तमाम ऐसे वोटर है जो ये कह रहे हैं कि हमने वोट दे दिया और वो अपना मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं है कि उन्होंने वोट किन मुद्दे पे दिया है और किसको दिया है। जाहिर बात है, इसे कहते हैं साइलेंट वोटर, और साइलेंट वोटरों का एक बड़ा जो समूह होता है वो निर्णायक स्थिति में होता है कि किसकी सरकार बनेगी, कौन जीतेगा, किस प्रत्याशी के फेवर में माहौल बना हुआ है। तो ये 3 तरीके का जो है तस्वीर दिखाई दे रही है। बाकी इसके अगर बात करें तो लंबी लंबी कतारें दिख रही है। आज से नौतपा भी शुरू हो गया है। एक भीषण गर्मी हो रही है, उमस भरी गर्मी में लोग घरों से बाहर जा रहे हैं और मतदान कर रहे हैं। पिछली बार की अगर बात करें, पिछले ट्रेंड की बात करें तो पिछले 4 चरण तक से ज्यादा मतदान इस बार 9 बजे तक हुआ है। 5वें चरण में हालांकि अगर देखा जाए तो 5वें चरण से महज 0.30% कम मतदान हुआ है इस बार। लेकिन अगर बूथ वाइज अगर बात करें, अगर सीट वाइज बात करें, तो अगर फूलपुर को छोड़ दिया जाए तो अन्य सीटों पे सबसे ज्यादा मतदान अभी तक का हुआ है उत्तर प्रदेश के इन 13 सीटों पे। अगर 14वीं सीट फूलपुर अगर छोड़ दिया जाए तो 7.45% ही फूलपुर में मतदान हुआ है। ऐतिहासिक सीट है। क्यों मतदान कम हो रहा है? चुनाव आयोग को सोचना चाहिए। अभी लंबा वक्त है, उसके बाद वहां का मतदान प्रतिशत कैसे सुधरेगा, किस तरीके से जो वोटरों को उनको घर से बूथ स्थल तक लाया जा सकता है, इसकी कवायद निर्वाचन आयोग को करना पड़ेगा। और लेकिन इसके इतर अगर बात करें तो आरोप प्रत्यारोप का भी दौर इसी बीच में शुरू हो गया है। और इसमें मछली शहर की बात करें तो मछली शहर में मतदाताओं के साथ अभद्रता की आरोप समाजवादी पार्टी ने लगाया है। समाजवादी पार्टी तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा अभी तक शिकायतें दर्ज कराई हैं, जिसमें कई जगहों पे मुस्लिम मतदाताओं को लेकर के भी बात कही गई है कि जो बूथ एजेंट है, जो भारतीय जनता पार्टी के वहां पे कार्यकर्ता है, और कई जगहों पे जो निर्वाचन अधिकारी या निर्वाचन कार्यकर्ता है, निर्वाचन अधिकारी हैं जो वहां पे बूथ स्तर पे, उन पे भी आरोप चुनाव आयोग के समक्ष लगाया है और कहा है कि निष्पक्षता से मतदान सुनिश्चित करवाई जाए। इसको लेकर के अगर बात करें तो कई जगहों पे लगभग 2 दर्जन से ज्यादा जगहों पे ईवीएम खराबी की भी सूचना आई है। कई जगहों पे 1-1 घंटे तक मतदान शुरू नहीं हो पाया। हालांकि बाद में अभी तक की जो स्थिति है उन स्थितियों को अगर देखा जाए तो वहां पे अब
ईवीएम को ठीक कर लिया गया है, मतदान सुचारू रूप से जारी है। जौनपुर लोकसभा सीट की बात करें तो जौनपुर लोकसभा सीट के मुंगरा बदशाहपुर विधानसभा में बूथ संख्या 51 पे बीजेपी के लोग मतदाताओं को, सपा कार्यकर्ताओं को डरा धमकाकर वोट रोकने का आरोप समाजवादी पार्टी ने लगाया है। और उन्होंने कहा है कि जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो समाजवादी पार्टी के वोटर हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी के लोग डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो तमाम ऐसी सीटें रही हैं जहां जिन सीटों पे समाजवादी पार्टी सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी पे और खुद वहां पे अधिकारियों पे जो बूथ स्तर पे अधिकारी जो कार्यरत हैं, मतदान कर्मी, उन पे भी सीधे तौर पे आरोप लगाया है। ईवीएम के खराबी के अलावा उन लोगों का कहना है कि मतदान को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। तमाम जगहों पे बड़ा धीमी गति से मतदान किया जा रहा है और इसी के साथ इस भीषण गर्मी में ये सबसे सुखद ये है कि जो मतदाता हैं वो अपने घरों से अपने मुद्दों को लेकर के मतदान स्थल तक लगातार पहुंच रहे हैं और मतदान कर रहे हैं। 12.33% तक 9 बजे तक मतदान हुआ है। उम्मीद है कि अब आंकड़े कुछ ही देर, 1 घंटे में आंकड़े आ जाएंगे। 11 बजे तक के आंकड़े 11:30 बजे तक आ जाते हैं। तो उम्मीद है कि पिछली बार से बेहतर मतदान इस बार होगा। लेकिन लगातार जो कवायद की जा रही है चुनाव आयोग के द्वारा, जो कवायद की गई है पॉलिटिकल पार्टियों के द्वारा, वो काफी बेहतर तो था, लेकिन ये चिंताजनक था कि इस कवायद के बाद भी जो वोटर है अपने घर से निकलने से बचते रहे और काफी बेहद कम मतदान होता रहा। पिछले ट्रेंडिंग की बात करें 14 और 19 के ट्रेंडिंग के इतर इस बार ट्रेंडिंग रहा कि कई जगहों पे मतदान बढ़े भी, लेकिन अधिकतम जगहों पे पिछली बार से ज्यादा काफी कम जो है मतदान हुए हैं इस बार। लेकिन इस बीच सबसे अच्छी बात है कि तमाम जगहों पे तमाम जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं, जो वहां पे उप जिला अधिकारी हैं, जितने भी मतदान कर्मी या फिर जिला स्तर पे जो अधिकारी हैं, बिल्कुल घनश्याम, मैं आपके पास लौटूंगा। आपको बता दें अपने दर्शकों को, लोकसभा के छठे चरण के मतदान के बीच 7वें चरण के लिए प्रचार अपने जोरों पर है और हिंदी गठबंधन आज योगी और मोदी के गढ़ में हुंकार भरेगी। पीएम मोदी के गढ़ वाराणसी में आज प्रियंका गांधी और डिंपल यादव संयुक्त रोड शो करेंगी। वहीं गोरखपुर में अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी संयुक्त जनसभा करके वोट मांगेंगे। बसपा सुप्रीमो मायावती भी आज गोरखपुर में ही दौरे पर रहने वाली हैं। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी आज गाजीपुर में पारसनाथ राय के लिए जनसभा करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री योगी आज 5 लोकसभा सीटों पर प्रचार करेंगे। पीएम मोदी के साथ गाजीपुर रैली के हिस्सा लेने के लिए सलेमपुर, बलिया, चंदौली और वाराणसी में प्रचार करेंगे। लगातार हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। घनश्याम, देखिए दीपक, आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है, छठा चरण है। आज निर्णायक होगा कि आखिरकार किसके पक्ष में ज्यादा मतदान हो रहा है, किसके पक्ष कौन जो है दिल्ली की कुर्सी तक आगे बढ़ रहा है। और इसी बीच 7वें चरण के लिए चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे इंडी गठबंधन हो, किसी भी तरीके का कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। और आज जो है योगी और मोदी दोनों के गढ़ में इंडी गठबंधन हुंकार भरेगी। आज गोरखपुर में योगी के गढ़ में प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव संयुक्त जनसभा करेंगे और वहां पे राज्य सरकार के साथ केंद्र सरकार की योजनाओं के खिलाफ बात करते हुए, उनके नीतियों के खिलाफ बात करते हुए दिखाई देंगे और उनको घेरते हुए दिखाई देंगे। इसके इतर आज सबसे बड़ा दिन वाराणसी के लिए इंडिया करके और डिंपल यादव संयुक्त रोड शो में करने जा रहे हैं। यानी वहां पे युवाओं को, वहां पे महिलाओं को साधने के लिए पहली बार होगा जब पूर्वांचल में डिंपल यादव और प्रियंका गांधी एक साथ वहां पे रोड शो करते हुए वाराणसी में नजर आएंगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरते हुए नजर आएंगे। तो आज बहुत बेहद खास दिन है गोरखपुर के लिए और वाराणसी के लिए। हालांकि गोरखपुर की अगर बात करें तो गोरखपुर में अखिलेश और प्रियंका के अलावा तीसरी सबसे बड़ी जो दल है यानी बसपा सुप्रीमो मायावती भी वहां पे प्रचार करने के लिए जाएंगे और वहां पे वो इंडी गठबंधन के साथ साथ सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी को भी घेरते हुए नजर आएंगी। सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, एक साथ 5, 6, 7 लोकसभा सीटों पर प्रचार कर रहे हैं। आज भी उनके 5 लोकसभा सीटों पर प्रचार है। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ गाजीपुर में पारसनाथ राय के लिए वोट मांगेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का भी आज एक जनसभा है गाजीपुर में, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पारसनाथ राय के लिए वोट मांगेंगे। उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी होंगे। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ 4 अन्य जगहों पे भी वोट मांगते हुए दिखाई देंगे, जिसमें अगर हम बात करें तो उसमें
सलेमपुर है, बलिया है, चंदौली है और वाराणसी में भी प्रचार करते हुए दिखाई देंगे। सबसे बड़ी बात है कि जब प्रियंका गांधी और डिंपल यादव वाराणसी में रोड शो करेंगी, उसके बाद उसका जवाब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां के जनसभा को संबोधित करते हुए दिखाई देंगे। तो आज एक हॉट डे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ मतदान छठे चरण का 14 सीटों में उत्तर प्रदेश का जारी है, लगातार जारी है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, एक दूसरे पे मतदान कर्मी पे से लेकर के एक दूसरे पे एक एक वोट की कवायद पे जो है लोगों को सहेजने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो पक्ष हो चाहे वो विपक्ष हो। दूसरी तरफ 7वें चरण के लिए हुंकार भरा जा रहा है, एक दूसरे के घर में जाकर के उनको ललकारा जा रहा है, अपने पक्ष पे मतदान कराने को लेकर के, अपने पक्ष में वोटरों को साधने के लिए हर वो कोशिश की जा रही है जिससे 7वां पक्ष उनके पक्ष में हो और अंतिम माफ करिएगा 7वां जो चरण का मतदान हो उनके पक्ष में हो और अंतिम चरण के साथ साथ जो दिल्ली का रास्ता है वो सुगम हो सके और उनका जो मिशन हो वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो सके। दीपक बिल्कुल घनश्याम हमारे साथ बने रहेगा। उत्तर प्रदेश संपादक भी जुड़ गए हैं, राघवेंद्र त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी, जिस तरह से आज छठा चरण का चुनाव हो रहा है और 7वें की तैयारी चल रही है, छठवें चरण में कौन कौन सी ऐसी सीट हैं जो इस बार बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं अवरोधक पैदा कर सकती हैं और साथ ही साथ वो कौन सी सीट है जहां पर नेक टू नेक टक्कर देखने को मिल रही है? देखिए, इस बार का चुनाव अलग दिशा में जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी हो या इंडी गठबंधन हो, कोई दल खुलकर नहीं कह सकता कि मेरी यह सीट एकदम जिताऊ है, टिकाऊ है, कोई डंके की चोट पर नहीं कह सकता। हाँ, वाराणसी लखनऊ अपवाद सीटें हैं, उनको आप निकाल दीजिए तो सभी सीटों पे कांटे की टक्कर है। अब इलाहाबाद में आज मतदान हो रहा है, वहां पे अभी तक दलीय लड़ाई चल रही थी, लेकिन आज घराने की लड़ाई स्टार्ट हो गई है। केसरीनाथ त्रिपाठी जो बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, विधानसभा अध्यक्ष हुआ करते थे बिहार में और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रह चुके हैं, उनके बेटे नीरज त्रिपाठी हैं, वो भी एक घराने का नेतृत्व कर रहे हैं। दूसरे तरफ रेवती रमन सिंह जो समाजवादी पार्टी के सांसद हुआ करते थे, उनके बेटे उज्जवल रमन सिंह कांग्रेस से ताल ठोक रहे हैं। तो कहीं कहीं अब पार्टी की लड़ाई जाति घरानों पे या क्षेत्रीय घरानों पे आके सिमट गई है। एक ब्राह्मण बिरादरी से बिलोंग करते हैं, दूसरे सैंथवार बिरादरी से बिलोंग करते हैं। इसी तरह से डुमरियागंज में जगदम्बिका पाल जी पहले कांग्रेस में हुआ करते थे, लेकिन 2014 के चुनाव से ऐन वक्त पहले भारतीय जनता पार्टी में आए। 14 में और 19 में दोनों में वह भारतीय जनता पार्टी के सांसद है। इस बार सपा ने वहां पे ब्राह्मण प्रत्याशी कुशल तिवारी को उतार दिया है। अब जो भारतीय जनता पार्टी का कोर वोट बैंक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, श्रीवास्तव, इन सब में लगातार सेंधमारी है। और सबसे बड़ी बात, डुमरियागंज में मुस्लिम और ब्राह्मण मिलकर तय करते हैं कि कौन दिल्ली जाएगा। अब ऐसे में कुशल तिवारी वहां लगातार जात के नाम पर ब्राह्मणों में सेंधमारी कर रहे हैं। यही हाल बस्ती में है। बस्ती में हरीश द्विवेदी भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, 14 में भी थे, 19 में भी है। इस बार समाजवादी पार्टी ने रामप्रसाद चौधरी यानी कुर्मी बिरादरी के बेटे को वहां प्रत्याशी बना दिया है। अब कुर्मी बिरादरी का वोट 3,90,000 से अधिक बस्ती लोकसभा सीट पे है। तो कुल मिलाकर जो नेशनल चुनाव था, जो राष्ट्रीय मुद्दे पे चुनाव 14 हुआ, 19 हुआ, लेकिन 2024 का चुनाव स्थानीय मुद्दों पे है। डुमरियागंज में बाढ़ की समस्या मुद्दा बनी हुई है। बस्ती में जो चीनी मिलें बंद है वह मुद्दा बनी हुई है। प्रतापगढ़ में छुट्टा जानवर बहुत बड़ा मुद्दा बन गए हैं। इसके अलावा राजा भैया जिस तरह से अपना रुख अपनाए हैं, भारतीय जनता पार्टी के मुखाफरत कर रहे हैं, उनके कार्यकर्ता लगातार समाजवादी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, ये भी एक मुद्दा बना हुआ है। पूर्वांचल में सभी जिलों में लगभग छुट्टा जानवर और बेरोजगारी और पलायन, 3 मुद्दे एकदम जड़ जमा चुके हैं। ऊपर से इंडी गठबंधन ने जिस तरह से दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता में आती है तो संविधान बदल देगी, यह मुद्दा दलितों में बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी को भरोसा है कि जो उसके लाभार्थी हैं, चाहे आवास योजना के हो, चाहे खाद्यान्न योजना को हो, उज्ज्वला गैस सिलेंडर योजना को हो, हर घर नल से जल योजना के हो, तो इन योजनाओं पर भरोसा कर रही है। तो कुल मिलाकर एकदम मुकाबला कांटे का है। ऐसी कोई सीट नहीं है जहां पे मुकाबला ना हो। अब जौनपुर में मुकाबला एकदम कांटे का फंस गया है, वहां पे बाहरी बनाम स्थानीय का मुकाबला हो गया है। वहां पे भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में सियासत करने वाले कृपा शंकर सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। कृपा शंकर सिंह जब कांग्रेस की सरकार महाराष्ट्र में थी तो गृह राज्य मंत्री हुआ करते थे। इसी तरह से समाजवादी पार्टी ने बाबू सिंह कुशवाहा को मैदान में उतारा है। बाबू सिंह कुशवाहा बांदा जिले के रहने वाले हैं, चुनाव जौनपुर में लड़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर चुनाव स्थानीय मुद्दों पर सिमट गया। नेशनल मुद्दे इस बार उतना तवज्जो नहीं जनता दे रही है। हालांकि कुछ मुद्दे हैं जो पढ़ा लिखा बिरादरी है वह नेशनल मुद्दों पर तवज्जो दे रहा है। वह पीओके की बात कर रहा है, धारा 370 हटने की बात कर रहा है, 3 तलाक की बात कर रहा है।
इस तरह के मुद्दों की बात हो रही है। लेकिन जो बेरोजगारी है, महंगाई है, पलायन है, इन मुद्दों ने स्थानीय स्तर पर अपनी पकड़ बनाई हुई है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी यही चुनौती है कि किसी तरह से स्थानीय मुद्दों के बजाय जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं उन पे चुनाव को समेटा जाए। अब चूंकि छठे चरण का मतदान आज हो रहा है, 7वें चरण का मतदान 1 जून को हो जाएगा, वक्त बहुत कम बचा है। तो उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं और 2019 के चुनाव जब हुआ था तो सपा और बसपा का गठबंधन था। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी 16 सीटें हारी थी। लेकिन इस बार मुझे लग रहा है कि हारी हुई सीटों की संख्या कुछ और बढ़ सकती है, क्योंकि जिस तरह से गठबंधन बना है, रायबरेली में के.एल. शर्मा ने चुनौती दी है स्मृति ईरानी को, इसी तरह से आजमगढ़ सीट इस बार वापस खींचने की फिराक में समाजवादी पार्टी, कन्नौज में खुद अखिलेश यादव चुनाव मैदान में उतरे हैं, सुब्रत राय पाठक की वहां पे स्थिति कमजोर दिख रही है। कुल मिला के चुनाव बड़ा कांटे का हो रहा है। और जो भारतीय जनता पार्टी लगातार राष्ट्रीय पिच पर, राष्ट्रवाद पे चुनाव को ले जाना चाहती थी, उस पिच पर चुनाव जा नहीं पाया है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी में दलित जो जातीय नेता है, इनकी भी भरमार है, हर जिले में इनका संगठन मजबूत है, बूथ स्तर तक कार्यकर्ता है। लेकिन कहीं कहीं इंडी गठबंधन इनको तगड़ी चुनौती दे रहा है। जी दीपक। बिल्कुल घनश्याम, एक अंतिम सवाल आपसे, कम शब्दों में, समय कम है। घनश्याम, जो 400 पार का नारा बीजेपी दे रही थी और विपक्ष इस पर कह रहा था, हाल ही में राहुल गांधी का बयान था कि ये सपना छोड़ दे, 400 पार नहीं करने वाली है, तो क्या अब वो कहीं ना कहीं हकीकत देखा जाए तब्दील होता जा रहा है? और मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से जो आंकड़े, जो खबरें आप लोगों के द्वारा बताई जा रही हैं, उसमें मुझे लग रहा है कि 2019 के भी आंकड़े रिपीट नहीं होंगे। बिल्कुल, इस बार थोड़ा सा टफ है। 2014-2019 का जैसा कतई माहौल नहीं है उत्तर प्रदेश में। 2014 में तो एकदम मोदी लहर हो गया था, नारेबाजी चल रही थी, सब लोग उमड़ गए थे तमाम ऐसे लोग। 2019 में उनको लगा 5 साल थोड़ा कम होता है, 5 साल और देते हैं और देखते हैं कि जो मोदी ने नारा दिया, जो भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया, उसको और सुदृढ़ करने के लिए उन्होंने कहा कि 5 साल और चाहिए हमें और सुव्यवस्थित करने के लिए। जो इनका साफ तौर पे भारतीय जनता पार्टी का सोशल मीडिया और अन्य जगहों पे, दीपक आप लोगों ने देखा, साफ तौर पे इनका कहना था कि कैंसर जैसी बीमारी को खत्म करने के लिए टाइम लगता है, वक्त लगता है। तो 2019 में इसलिए आए कि उनका कहना था कि कांग्रेस ने बहुत घोटाला किया है, कांग्रेस ने बहुत गलतियां की है, कांग्रेस ने देश को डुबो दिया है, उसको बेहतर करने के लिए वक्त चाहिए, जो 5 साल कम होता है 5 साल और दे दीजिए। लेकिन इस बार वो जो राष्ट्रीय मुद्दे रहे, जो देश भर के मुद्दे रहे, वो देश भर के मुद्दों के इतर इस बार जमीनी मुद्दे काफी ज्यादा हावी रहे। लेकिन एक बात और भी है, भारतीय जनता पार्टी इतनी आसानी से हार मारने वाले नहीं है। सबसे ज्यादा राज्यों में उसकी सरकार है, लगातार वो बढ़ते हुए जा रही है। लोकप्रियता में थोड़ी कमी आई है। मुद्दों पे, जिन मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी अभी तक खींच करके विपक्ष को लाती थी, अब इस बार विपक्ष के मुद्दों पे, विपक्ष के पिच पे भारतीय जनता पार्टी मजबूर हो गई है वहां पे बैटिंग करने में, चुनाव प्रचार करने में। तो इस बार का जो समीकरण है, सिनेरियो है, वो पिछले 14 और 19 जैसा बिल्कुल भी नहीं है, किसी भी सीट पे भी नहीं है। पूरे भारत की बात मैं बात कर रहा हूं, लोकसभा चुनाव में जो तस्वीरें लगातार दिख रही है। लेकिन विपक्ष इन मुद्दों के साथ, जिन मुद्दों को लेकर के हावी रहा है, डिफेंसिव मोड में लाकर के जो है पार्टी सत्ताधारी दल को ला करके रख दिया है, क्या इस मुद्दे को वो वोटों में कन्वर्ट कर पाएगा? ये भी एक बड़ा सवाल है। मुद्दों पे तो ला लिया, लेकिन ये जो मुद्दे हैं, क्या वो वोटरों में तब्दील हो पाएगा? और वो अगर वो वोटरों में तब्दील हो पाएगा तो क्या वो सीटों में तब्दील हो पाएगा? ये भविष्य के गर्त में ये 4 जून को पता चल लग पाएगा। ठीक है घनश्याम, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पल पल के अपडेट आपसे लेते रहेंगे। जितेंद्र प्रतापगढ़ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, दीपेंद्र, अभी इस वक्त वहां पर किस तरह से भीड़ देखने को मिल रही है? चाहे आपके पीछे महिलाएं नजर आ रही हैं, क्या कुछ लोगों के मुद्दे हैं जो जहन में रखकर वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं? और जो अब तक वोटिंग परसेंट रहा वो उसके लिहाज से कितनी भीड़ अब तक देखने को मिल रही, कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, जो 9 बजे के आंकड़े आए उसके बाद से? इस समय प्रतापगढ़ के रानीगंज विधानसभा क्षेत्र में बबानबाई बूथ है, जो अतिसंवेदनशील बूथ है, जो है यहाँ पर मतदाता को लेकर भारी उत्साह मतदाताओं में देखा जा रहा है। किस तरह से यहाँ लाइन लगी हुई है, सुबह से लगी हुई है। और जो प्रतापगढ़ के मतदाता है वो कई मुद्दों पर वोटिंग करना चाहते हैं। कहीं विकास का मुद्दा हावी दिखता है, तो कहीं यहाँ पर जो है बेरोजगारी दिखती है। तो आप किस तरह से लाइनों में यहाँ पर महिलाएं बिल्कुल मतदान, अपना मताधिकार का प्रयोग करने के लिए खड़ी हुई हैं और बिल्कुल लगी। इसे हम बाद में कुछ महिलाओं से हम
बात भी करना चाहेंगे। इस बार जो है मतदान जो है किन मुद्दों के साथ वोटिंग हो रही है, इस बार मतदान करने गई हैं तो किस मुद्दों के साथ वोटिंग होगी आज? क्या लगता है क्या कुछ होने वाला चुनाव में क्या सोच कर आई हैं? तो कहीं ना कहीं जो महिला मतदाता हैं उनके मन में ही अपने मताधिकार जो है मन में रखे हैं, वो अभी ओपन नहीं करना चाहती हैं। और बिल्कुल जो मत है बिल्कुल गुप्त मत है और ये बहुत अहम मत है इन लोगों का। कहीं ना कहीं प्रतापगढ़ के मतदाता खामोश हैं, कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। कहीं बेरोजगारी युवा ये हम इनसे बात करते हैं, कुछ है इनसे हम बात करते हैं। इस बार जो है चुनाव किस मुद्दे के साथ वोटिंग हो रही है, क्या मुद्दा है? क्या मुद्दा है? सरकार के ऊपर है, जो सरकार करेगी। कैसी सरकार देखना चाहते हैं? अरे जो सरकार आई है वही चले, और कौन सरकार? युवा है आप जो है तो किन मुद्दों के साथ मतदान करने आए हैं? रहा है और क्या चाहिए? सरकार बहुत अच्छी है। तो मतदाता कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि सब कुछ मिल रहा है, सरकार यही होनी चाहिए। तो विभिन्न प्रकार के मतदाता है यहाँ पर जो है, कुछ मतदाता बोलना चाहते हैं, कुछ मतदाता नहीं बोलना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं प्रतापगढ़ में भारतीय जनता पार्टी और जो है एनडीए गठबंधन जो समाजवादी पार्टी का है उसकी सीधी लड़ाई देखने को यहाँ पर मिल रही है। कहीं ना कहीं जो युवा बेरोजगार हैं, अग्निवीर हैं और कहीं ना कहीं आवारा पशु यहाँ पर हावी देखने को मिल रहे हैं। तो कहीं जो लोग हैं मोदी योगी की योजना भी उनको पसंद आ रही है प्रतापगढ़ में। जी, वोटिंग प्रतिशत की बात की जाए तो अभी तक लगभग यहाँ पर 25% वोट हो रहा है सुबह से। तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया दीपेंद्र। और हमारे साथ उत्तर प्रदेश संपादक भी बने हुए थे। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।